प्रयागराज में यूपी पीसीएस के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे छात्र पीसीएस, आरओ और एआरओ परीक्षा एक ही दिन एक शिफ्ट में कराने की मांग की जा रही है छात्रों की तरफ से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी प्रोटेस्ट की। लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर यूपी में प्रयागराज में ये प्रदर्शन चल रहा है। एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प भी हुई है और पुलिस से झड़प के बाद जो छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से झड़प की नौबत आ गई। परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है और यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन सामने आया है। यूपी के प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर छात्र एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं। पुलिस ने छात्रों को रास्ते में ही रोका क्योंकि पहले से ही प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी और यह कहा गया था कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सब लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे। भारी संख्या में यहां पर छात्र पहुंचे और पुलिस से झड़प के बाद यहां धरने पर बैठे हुए हैं छात्र। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? क्या अभी भी छात्रों का यह धरना चल रहा है और पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प की नौबत कैसे आ गई? देखिए, ये बहुत बड़ी परीक्षा होनी है और यूपी पीसीएस प्री के एग्जामिनेशन आरओ और एआरओ यानी परीक्षा अधिकारी और सहायक परीक्षा अधिकारी के पद पर ये परीक्षा होनी थी। इससे पहले ये परीक्षा 11 फरवरी को कराई गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इस परीक्षा को रद्द करा दिया गया था। अब सरकार ने उस पेपर लीक से सीख लेते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि इस परीक्षा को 2 दिनों में कराया जाएगा और इसके मानकीकरण के हिसाब से कराया जाएगा और इसमें यह तय किया गया है कि 2 दिन यानी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को 2 शिफ्टों में एग्जाम कराया जाएगा। लगभग 10,76,000 छात्र इसमें एनरोल हो चुके हैं एग्जामिनेशन के लिए। सरकार पारदर्शिता चाहती है, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाए और इस की दलीलें अलग है, छात्रों की दलील अलग है। छात्र एक ही दिन में इस परीक्षा को मांग कर रहे हैं क्योंकि छात्र चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कोई सवाल न खड़े हो पाए, लेकिन सरकार इसके विपरीत पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने को लेकर इस फैसले को लेकर अड़ी हुई है और इस बात को लेकर कई दिनों से छात्र धरना देने की धमकी दे रहे थे। आज सुबह लगभग 10,000 से ज्यादा छात्र जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्य से जिन्होंने एनरोल खुद को कराया है वो पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको रोकने के लिए जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का दफ्तर है उसके 500 मीटर पहले बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए छात्र संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और छात्रों को कंट्रोल करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। छात्र अपनी मांग से हटने को तैयार नहीं है और सरकार दूसरी तरफ साफ कह चुकी है कि हम जो प्रक्रिया का पालन करने के लिए हमने ठाना है उसको हम करेंगे और बाकायदा 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के उन 41 जिलों के जिलाधिकारियों की बैठक बुला ली गई है जिन जिलों में इस परीक्षा को अंजाम दिया जाना है। शुक्रिया विपिन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए। वो आए, कौन एक साधु के वेश में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई मिला, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो
बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? केरल की लोकसभा सीट वायनाड उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ रोड शो में शामिल हुए। वायनाड में 13 नवंबर को मतदान होना है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पहले भी रोड शो में भाग लिया है, लेकिन वायनाड सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव में राहुल गांधी के साथ अपने लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दी। प्रियंका गांधी वायनाड से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की उम्मीदवार हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों ही सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब इस सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। प्रियंका के खिलाफ सीपीआई से सत्यन मोखेरी और बीजेपी से नव्या हरिदास चुनावी मैदान में उतरी हैं। कांग्रेस पार्टी की ये सीट काफी सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन दूसरी पार्टियां भी अपना दमखम आजमा रही हैं। ऐसे में लोग यहां के उपचुनाव में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि प्रियंका गांधी क्या वायनाड में जीत हासिल कर पाएंगी और वो अपनी जीत से राहुल गांधी के जीत का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगी। और महाराष्ट्र में वोट जिहाद का जुमला उछालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर बीजेपी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा हमला बोला है। ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं। मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान नेताओं के बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। मुंबई के भायखला में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे पर गद्दारी करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार बनी तो महाराष्ट्र को तोड़ने वाले जेल जाएंगे। पूर्ण महाराष्ट्रात फिरत आहेत कारण त्यांना न्याय हवा आहे। ज्या एकनाथ शिंदेनी, ज्या भाजपानी, ज्या 40 चोरांनी, मला वाटतं इथे पण एक गद्दार आहेत जे तुमच्या समोर उभे राहिलेत, मनोजजी आहेत ना गद्दार। आता काय सांगतात त्या? लोकसभेत पडले, आता सांगतायत की आता कदाचित मंत्री बनेल। काय मंत्री बनणार? तुमचं सरकार येणारच नाही। हा महाराष्ट्र तुम्हाला हद्दपार करणार म्हणजे करणारच। पण ज्या ज्या लोकांनी या महाराष्ट्राला लुटण्याचं काम केलेलं आहे, ज्या ज्या लोकांनी या महाराष्ट्राला तोडण्याचं काम केलेलं आहे, ज्या ज्या लोकांनी हा मला जो समोर महाराष्ट्र धर्म दिसत आहे, सगळे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सगळे एकत्र बसलेले आहेत, हा महाराष्ट्र धर्म तोडण्याचं काम करतायत, महाराष्ट्राची एकता तोडण्याचं काम करतायत। आज मी तुम्हाला वचन देत आहे, ज्यांनी ज्यांनी हा महाराष्ट्राला धक्का लावलेला आहे त्यांना बर्फाच्या लादीवर मी झोपवणार आहे, त्यांना जेलमध्ये मी टाकणार आहे। बहुत लोग आएंगे यहाँ, कहेंगे क्योंकि वो तो भाजपा की बी टीम है, झगड़ा लगने में सब लोग होशियार होते हैं, लेकिन सबसे होशियार मेरी महाराष्ट्र की जनता है। और दिवाली पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी आई है। जी हां, धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता और पटाखे से प्रदूषण जीने के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर दिवाली पटाखों पर एक सख्त टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता और पटाखों से प्रदूषण जीने का अधिकार का उल्लंघन होता है। तो प्रदूषण को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम टिप्पणी की गई है और यह भी कहा गया कि धर्म प्रदूषण बढ़ाने को नहीं कहता, पटाखे से प्रदूषण जीने के अधिकार का उल्लंघन है। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, दिवाली के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है, किस पिटीशन या किस शिकायत के आधार पर यह टिप्पणी आई है, क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से?
बिल्कुल, देखिए दीपावली के बाद जब सुनवाई हुई थी तब ये आरोप याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाया गया था कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस पटाखा प्रतिबंध के मामले में गंभीर नहीं है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली पुलिस आयुक्त से जवाब तलब किया गया था। और आज जब उनकी ओर से जवाब दिया गया दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ और ये कहा कि दिल्ली सरकार को सहायता नहीं मिल रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस प्रतिबंध के आदेश को सही तरीके से नहीं लागू कर रहा है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि वो एक विशेष सेल बनाए ताकि वो साल भर पटाखा प्रतिबंध के मामले से निपट सके। और ये भी क्वेश्चन किया है कि दीपावली है उसके आसपास ही पटाखा प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, क्यों नहीं इसको साल भर इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ का उल्लंघन है सीधे तौर पर। और ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि पहले से सचेत रहा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से निजी तौर पर हलफनामा भी तलब किया है और 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले उन्हें हलफनामा दाखिल करना होगा कि आखिर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए थे और उसके बारे में आंकड़े भी उन्हें पेश करने होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब आदेश जारी कर रहा है और विशेष सेल बनाने का आदेश खास तौर पर दिल्ली पुलिस को जारी किया जा चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट है कि जीवन के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश जारी कर रहा है। जी रवि, शुक्रिया पीयूष आपका इस जानकारी के लिए। और ठंड की दस्तक के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण की चपेट में नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी में आज भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 346 दर्ज किया गया। दरअसल दीपावली के एक दिन पहले से ही दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में चल रहा था। इसके बाद से लगातार लोग दम घोटू हवा में सांस ले रहे हैं। आसमान में स्मॉग की परत छाई हुई। मानकों के मुताबिक हवा में PM10 का स्तर 100 और PM2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में हवा की रविवार की शाम की PM10 स्तर 231 और PM2.5 का स्तर 131 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया था। यानी कि हल्के सुधार के बावजूद हवा में 2.25 गुने से ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। वहीं अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिन में हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर से नीचे रहेगी। AQI बहुत खराब श्रेणी में ही रहेगा। लोगों को फिलहाल 3 से 4 दिन तक ऐसे प्रदूषण के बीच सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज की एक और अहम खबर, बिहार और यूपी बॉर्डर पर छपरा बलिया के बीच रेल पटरी काटकर ट्रेन की डिरेल करने की साजिश रची गई। रेल कर्मियों की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे पटरी काटे जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही थोड़ी देर के लिए जरूर प्रभावित हुई है। पिछले कुछ समय से ट्रेनों को हादसे का शिकार बनाने के लिए साजिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ताजा मामला बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से आया है, जहां पर ट्रेन डिरेल कराने की साजिश का खुलासा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने पटरी को काटकर अलग कर दिया। यहां कोलकाता गाजीपुर सिटी शब्द भेदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते इस हादसे को टाल दिया गया। दरअसल बिहार के छपरा और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बीच ट्रेन की पटरी को काटकर अलग कर दिया गया। कोलकाता गाजीपुर सिटी शब्द भेदी एक्सप्रेस ट्रेन को लोको पायलट की सूझबूझ से बचा लिया गया। लेकिन फिलहाल इस मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। रेलवे अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। रेलवे पुलिस की तरफ से मामले की जांच जा रही है। अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह की साजिश रची जा रही है। बिहार उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड और राजस्थान में भी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हो चुका है। देश के लिए एक आतंकी संगठन बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस संगठन के बारे में TV9 भारतवर्ष आपको सनसनीखेज जानकारी देगा। NIA इस संगठन और उसके सदस्यों के बारे में जांच कर रही है। इस आतंकी संगठन ने भारत के 4 राज्यों में बड़ी तेजी से अपने पैर पसारे हैं। इसके कई आतंकी गिरफ्तार भी किए गए हैं और बाकी की तलाश अब भी जारी है। जांच एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि आतंकी संगठन ISIS के बाद हिज्ब उत तहरीर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है।
एनआईए ने हाल ही में 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में इस संगठन को देश के लिए बड़ा खतरा बताया। जांच एजेंसी की तरफ से देश के 4 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल मौजूद होने का शक भी जाहिर किया गया। इस्लामिक देश का सपना दिखाने वाले संगठन हिज्ब उत तहरीर के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई भी की है। सितंबर महीने में तमिलनाडु के कई शहरों में रेड डाली गई, जहां से डिजिटल उपकरण, बिना हिसाब की नकदी और हिज्ब उत तहरीर से संबंधित साहित्य जब्त किया गया था। एनआईए की जांच में ये सामने आया है कि मुख्य साजिशकर्ता हामिद हुसैन ने 5 आरोपियों के साथ मिलकर गुप्त बैठकों का आयोजन किया था, जिनका मकसद हिज्ब उत तहरीर की भारत विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देना था। बता दें कि हिज्ब उत तहरीर की स्थापना 1952 में यरूशलेम में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसका नेटवर्क यूरोप और दक्षिण एशिया में अधिक फैला हुआ है। और किश्तवाड़ के केशवान में आतंकियों की तलाश जारी है। कल शुरू हुए विशेष ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ है, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। पिछले 12 दिनों में जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच 9 बार आमना सामना हो चुका है, जिसमें 12 आतंकी मारे गए हैं। अब इसी तरह की मुहिम जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रही है, जहां किश्तवाड़ इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कल सेना और पुलिस के संयुक्त तलाश दल ने केशवान के जंगली इलाके में सुबह से घेराबंदी की और वहां हुई गोलीबारी में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए और जवान जख्मी हो गए। सेना यहां 2 ग्राम रक्षा दल के सदस्यों की हत्या के बाद से आतंकियों की तलाश कर रही है, जिनके जंगल में छिपे होने की खबर है। घाटी में आतंकी गतिविधि बढ़ने के बाद कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने चिंता जताई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घाटी में पिछले 1.5 साल में आतंक का नया रूप देखने को मिल रहा है और इसने जम्मू इलाके को भी अपनी जद में ले लिया है। इस साल जम्मू इलाके में अब तक हुए आतंकी हमलों में 16 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 13 आतंकियों को मार गिराया गया है। पिछले महीने यहाँ 7 बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें 10 नागरिक भी मारे गए और 2 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। और लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारतीय सेना की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इसको लेकर घाटी के युवाओं में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है। तस्वीरें काफी खास हैं। ये नए जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, जहां युवा अपने हाथ में बंदूक तो चाहते हैं, लेकिन देश की रक्षा के लिए सालों बाद भारतीय सेना की तरफ से भर्ती निकाली गई है। सेना में शामिल होने के लिए काफी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं। भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर के युवा अब क्या चाहते हैं। 6-7 साल के बाद यहाँ पर भर्ती निकाला है, इसलिए हम आज बहुत कॉन्फिडेंट के लिए यहाँ से आए हैं कि हम यहाँ पर जीत कर जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी जो ये गवर्नमेंट वगैरह बन गई, फिर उसकी वजह से भी हालात ठीक हो गए। अभी लग होगी इसकी टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती, तो इसी वजह से माहौल भी बदल गया, काफी टाइम बाद हो रही है। इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार है, जिस इंडियन आर्मी ने 2019 में लास्ट टाइम भर्ती की थी, और आज एक बार फिर इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे भर्ती की जा रही है, और जिसमें अगर हम इस टाइम की बात करें 5000 से 7000 तक लोग यहाँ पे आ चुके हैं। खास बात यह है कि सेना में भर्ती होने के लिए ये युवा दूर दराज के इलाके से पहुंचे हैं। इन्हें खुशी है कि लंबे समय के बाद सेना में भर्ती होने का मौका मिला है, जिसे हर कोई पाना चाहता है। रूस यूक्रेन गाजा युद्ध पर बोले मोहन भागवत, दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आरएसएस प्रमुख की ओर से कहा गया, हर जगह दुनिया को तबाह करने वाले हथियार पहुंच चुके हैं। आज हम ये भी देखते हैं कि इतना सारा जगत सुविधा संपन्न है, भौतिक सुख संपन्न है, सुख संपन्न नहीं है। हम पर सब लोग मानते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। विज्ञान की इतनी बड़ी प्रगति हुई, अभी तक देश के या दुनिया के गरीबों तक वो विज्ञान पहुंचा नहीं है, उसकी सुविधाएं पहुंची नहीं है। लेकिन दुनिया को जलाकर भस्म करने वाले अस्त्र सब जगह पहुंच गए हैं। और अब खबर भोपाल से डिजिटल अरेस्ट की घटना सामने आई है। भोपाल पुलिस ने समय पर पहुंचकर कारोबारी को बचा लिया और उसके करोड़ों रुपए भी बच गए।
बीते कुछ समय से साइबर अपराध की घटनाओं में बड़ी संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बड़ी संख्या में बढ़ती जा रही हैं। अब भोपाल पुलिस ने एक कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट से बचाया है और उसका करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बचा लिया। साइबर अपराधियों ने शनिवार को कारोबारी को फोन करके खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का अधिकारी बताया। आरोपियों ने कारोबारी से कहा कि उनके आधार कार्ड की मदद से कई बैंक अकाउंट खोले गए हैं और उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों के लिए सिम कार्ड खरीदने के लिए किया गया है। साइबर अपराधियों ने कारोबारी को स्काइप वीडियो कॉलिंग ऐप डाउनलोड कर उन्हें एक कमरे में रहने को कहा। जिस समय कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट किया गया था, उसी वक्त उसने मध्य प्रदेश साइबर पुलिस को सूचना दी थी। डिजिटल अरेस्ट के दौरान ही पुलिस वहां पहुंच गई। करीब 1:30 बजे मेरे को फ़ोन आया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड यूज़ करके किसी ने फ्रॉड आपका सिम लिया है। फिर इतने वो बदमाश, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कर दिया कि जी मुंबई साइबर पुलिस में आप कंप्लेंट करिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पकड़े गए आरोपी शिव कुमार से मुंबई और यूपी पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें कई खुलासे सामने आ रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की सुपारी अनमोल बिश्नोई ने दी थी। मेरा शिव कुमार गौतम और शिवा। जांच के दौरान पता चला कि शिव कुमार ही वो शख्स है जिसकी गोली से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई। उसने कुल 3 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 2 गोली एनसीपी नेता को जा लगी। आतंकवादी है सर, क्या आतंकवादी? इस वारदात में बाबा सिद्दीकी की मौके पर ही मौत हो गई। शिव कुमार ने पूछताछ के दौरान बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर उसने 10 लाख रुपए के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की। दरअसल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शूटर शिव कुमार को एसटीएफ उत्तर प्रदेश और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को कल गिरफ्तार किया था। आरोपी शिव कुमार की गिरफ्तारी बहराइच से की गई। आरोपी शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शिव कुमार मुंबई से वापस पुणे लौट गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो वो फिर पुणे से मध्य प्रदेश के झांसी चला गया। वहां से लखनऊ के रास्ते वो अपने गांव बहराइच चला गया। और वक्फ बिल पर जेपीसी के मंथन के बीच अब सनातन बोर्ड की भी मांग उठने लगी है। मांग रखने के लिए 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद की तैयारी हो रही। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म संसद पर क्या कहा है, सुनिए। अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे, उसमें सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, भविष्य में ऐसा अपराध कोई दोबारा करने का साहस न कर सके। इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद के प्रमुख तौकीर रजा ने वक्फ बिल को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नौजवान बेकाबू हो गए तो उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। और अब खबर जयपुर से। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे की पोस्टर लगाने वाले व्यापारियों के पास धमकी भरे कॉल आ रहे हैं।
जिसमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लगाने वाले व्यापारियों को जान से मारने की धमकी भरे ये कॉल विदेशी नंबरों से आ रहे हैं। कॉल यूके, लेबनान, कजाकिस्तान और पाकिस्तान के नंबरों से किए गए, जिनमें कॉल करने वालों ने उन्हें 10 दिन के भीतर गोली मारने तक की धमकी दी है। धमकी तो फिर लास्ट में कल परसों एक धमकी आई गई नहीं कि आपको गोली मार देंगे। 10 दिन के अंदर अगर आपने हो, आप देख लो, आप बच सको तो बच लो, नहीं तो 10 दिन में आपको गोली मार देंगे। रिपोर्ट दर्ज हमने कल करवा दी है। पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा, तो उन्होंने सर्विलांस भी रख दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में साइबर सेल के सहयोग से जांच शुरू कर दी और व्यापारियों को अज्ञात नंबरों से आए कॉल अटेंड न करने की सलाह दी है। फोन आया और धमकी दी कि गोली से भून देंगे, ये ऐसा है। तो इसकी हमने साइबर सेल में जांच के लिए भेज दिया। जांच हो रही है और जल्दी हम इस चीज़ का खुलासा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी भारतीय टीम। आईसीसी ने पीसीबी को इसकी जानकारी दे दी है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान में कहा कि उन्हें आईसीसी से एक ईमेल मिला है जिसमें कहा गया कि बीसीसीआई ने उन्हें सूचित किया है कि उनकी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वैसे भी बुरा हाल है। पीसीबी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही आईसीसी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। भारतीय टीम अपना मैच यूएई में खेल सकती है। बता दें कि भारत ने 2008 के बाद से अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजी है। आखिरी बार साल 2008 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान गई थी। मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रखा है। 2008 के बाद आईपीएल में भी पाकिस्तानी क्रिकेट को हिस्सा लेने से बैन कर दिया गया था। गुजरात की गिफ्ट सिटी में मिलने वाले विकल्प और कारोबार की संभावनाओं को देखते हुए निवेशक आकर्षित हो रहे हैं, जिसमें विदेशी निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दुबई, सिंगापुर और लंदन की तरह अब भारत में भी विदेशी निवेशक अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, जिसमें सिर्फ एनआरआई ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के माध्यम से गिफ्ट सिटी में अपना कारोबार जमाने का विकल्प चुन रहे हैं। अहमदाबाद स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में विदेशी निवेशक, बैंक और बीमा कंपनियां कारोबार का विकल्प चुन रहे। आईएफएससीए के गठन से पहले यहां सिर्फ 129 फॉर्म थे। अब पंजीकृत फॉर्मों की संख्या 725 हो गई है। गिफ्ट सिटी को मुंबई से नजदीकी का फायदा मिल रहा है और व्यावसायिक अवसर की वजह से यहां निवेशक आ रहे हैं। गिफ्ट सिटी में बीमाकर्ताओं को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस लाने की इजाजत है, जो विदेशी नागरिकों के साथ साथ एनआरआई को पॉलिसी खरीदने के लिए लुभा रही है। गिफ्ट सिटी एक बेमिसाल केंद्रीय व्यापार हब है जो गांधीनगर में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गिफ्ट सिटी भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। गिफ्ट सिटी परियोजना का मकसद भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को बढ़ाना है, जिससे वैश्विक व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। और एक अहम खबर है, खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को लेकर एक अहम खबर कनाडा से आ रही है। कनाडा सरकार दरअसल सवालों में है। डल्ला की गिरफ्तारी छिपाने का उसके ऊपर आरोप लगा है। कनाडा में गिरफ्तार किया गया है अर्श डल्ला को। शूटआउट केस में डल्ला की गिरफ्तारी हुई है। कनाडा ने अब तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, जो कि कनाडा की सरकार के रवैये पर, उसके रुख पर सवाल खड़े करता है। तो यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और बड़ा सवाल देखिए यही है कि आतंकी अर्श डल्ला की गिरफ्तारी को आखिर क्यों छुपाया जा रहा है, खालिस्तानी नेटवर्क पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है, जबकि यह बड़ा डेवलपमेंट है। अर्श डल्ला को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक इस गिरफ्तारी को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी कनाडा सरकार ने नहीं दी है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, सवाल यही उठता है कि कनाडा की सरकार का जो रुख है अर्श डल्ला की गिरफ्तारी को लेकर, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जी बिल्कुल, देखिए खालिस्तानी आतंकी हरदीप डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या की गई थी कुछ साल पहले, उसका बाकायदा राइट हैंड बताया जाता है और इसके अलावा हरदीप डल्ला ही हो सकता है जो कि कनाडा में बैठकर पंजाब में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है, फिर खालिस्तानी मूवमेंट को एक बार फिर हवा देने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी गिरफ्तारी होना और उसके बाद लगातार गिरफ्तारी को छुपाया जा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता है
इससे पहले भी जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं इंटरपोल के जरिए कई बार रणदीप दल्ला और उसकी पत्नी की कनाडा में मौजूदगी को लेकर कई सबूत कनाडा सरकार को दे चुके हैं। इसके अलावा जो डॉजियर था वो भी कनाडा सरकार को सौंपा गया था। बावजूद इसके कभी भी कनाडा ने इस बात को कबूल नहीं किया कि रणदीप दल्ला और उसकी जो परिवार है वो कनाडा के अंदर ही मौजूद है, यानी कि रणदीप दल्ला कनाडा के अंदर बैठकर ऑपरेट कर रहा है। ये बात कभी दोनों सरकार की तरफ से नहीं कबूली गई। लेकिन अब जिस तरह से मिल्टन के अंदर फायरिंग हुई कनाडा के, और उसके बाद रणदीप दल्ला और एक और शख्स की गिरफ्तारी की गई, और उसके बावजूद भी उनका नाम प्रेस रिलीज में ना दिया जाना इस तरफ साफ इशारा करता है कि खालिस्तानियों को लगातार ट्रूडो सरकार अब भी सपोर्ट कर रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी के लिए। और अब आपको चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी मिलिट्री सुपर पावर वाली जंग के बारे में बताते हैं। ये बात तो दुनिया जानती है कि चीन की मंशा ताइवान पर बहुत जल्द कब्जा करने की है, लेकिन चीन की इस मंशा में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका है और अब वहां ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। जिनपिंग से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में चीन ने सीधे अमेरिका को चुनौती देने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका को आसमान और जमीन में टक्कर देने की बड़ी योजना बनाई है। इस रिपोर्ट में जानिए। चीन और ताइवान के बीच तनाव इस कदर है कि यहां किसी भी दिन जंगी ज्वाला भड़क सकती है। ताइवान पर कब्जे की मंशा से ही चीन इस द्वीप के इर्द गिर्द कई बार वॉर ड्रिल कर चुका है। जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक ताइवान की सैन्य घेराबंदी कर चुका है। ताइवान को जिनपिंग के इरादे खतरनाक दिख रहे हैं, इसलिए 3 दिन पहले ताइवान की ओर से अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उम्मीदों भरे बयान जारी हुए, जिसमें कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद ट्रंप को अपना चुनावी वादा निभाना होगा। ताइवान की रक्षा के लिए चीन के विरुद्ध कड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने के बाद ताइवान की सुरक्षा में क्या फैसला लेंगे ये समय बताएगा। लेकिन चीन को भी ये बात मालूम है कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान पर कब्जे की उसकी राह उतनी आसान नहीं होने वाली। शायद इसीलिए चीन ने अब सीधे अमेरिका को सैन्य चुनौती देने का मन बनाया है। इससे जुड़ी बीजिंग की हाल फिलहाल की 3 बड़ी खबरों पर गौर करना जरूरी है। यह चीन का सबसे आधुनिक HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम है। चीन की बेहद आधुनिक और नई वायु रक्षा प्रणाली, जिसे चीन जुहाई में 12 नवंबर से होने वाले एरोस्पेस शो में दुनिया के सामने पेश करने वाला है। लेकिन इसके वीडियो अभी से वायरल हो रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार HQ-19 में मल्टी लेवल अटैक को रोकने की क्षमता है। इसमें अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तरह ही हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। यानी चीन का HQ-19 असल में अमेरिकी थार्ड सिस्टम को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। वही अगर थर्ड की बात करें तो यह अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हाल ही में ईरान से मिलने वाली मिसाइल चुनौतियों को देखते हुए इजरायल में तैनात किया गया है। थर्ड छोटी, मध्यम और कुछ हद तक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस के अनुसार एक थर्ड बैटरी में 95 सैनिक, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, यानी कि हर लॉन्चर पर 8 इंटरसेप्टर के अलावा एडवांस रडार सर्विलांस और एक टैक्टिकल फायर एलिमेंट शामिल है और ये हिट टू किल वाली शक्ति से लैस है। थर्ड की इन्हीं खूबियों से चीन के HQ-19 की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चीन यहाँ सिर्फ अमेरिकी थर्ड को ही चैलेंज नहीं दे रहा है। 2 दिन पहले ही चीन से एक और वीडियो वायरल हुआ। यह है चीन का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35। 12 नवंबर को जुहाई में होने वाले एरोस्पेस शो में चीन इसकी भी उड़ान दिखा सकता है।
J-35 की खासियत क्या है, ये लड़ाकू विमान अमेरिका को चैलेंज कैसे है, ये भी सुनिए। J-35 असल में अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 लाइटनिंग II का डुप्लीकेट वर्जन बताया जा रहा है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि चीन ने अमेरिकी F-35 लाइटनिंग की तकनीक चुराकर ही J-35 का निर्माण किया है, क्योंकि आकार और तकनीक के मामले में चीनी लड़ाकू विमान J-35 अमेरिकी F-35 जेट जैसा ही है। F-35 की तरह ही J-35 एक मल्टी रोल मध्यम आकार का स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीनी मीडिया के अनुसार इसके दो वर्जन हैं, J-35A वायुसेना के लिए और J-35B नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए बनाया गया है। इसकी एयर पावर के बारे में चीन की ओर से अभी और ज्यादा खुलासे नहीं किए गए, लेकिन ये कितना ताकतवर हो सकता है, इसे अमेरिकी F-35 की शक्ति को जानकर समझा जा सकता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II के 3 संस्करण हैं। F-35A जो पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, F-35B जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, और F-35C जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है। F-35 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे रडार पर खोज पाना मुश्किल है। एडवांस सेंसर, इंफॉर्मेशन फ्यूजन और नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस है। सिंगल सीट, सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान है, जिसकी मारक क्षमता सटीक है। अगर बात करें अमेरिकी F-35 और चीनी J-35 में अंतर की, तो जानकारों का मानना है कि चीनी लड़ाकू विमान में F-35 की तरह शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता नहीं है। बाकी सारी शक्तियां समान हैं। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इन शक्तियों को पाकर चीन क्या रूस और अमेरिका की तरह मिलिट्री सुपर पावर बनने की भी हसरत रखता है, क्योंकि इसी कड़ी में चीन ने हाल ही में अपने एडवांस रडार सिस्टम को भी दुनिया को दिखाया है। चीन का दावा है कि यह रडार सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है, जबकि F-35 की खूबी यही है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता। और दूसरी बात, ये मोबाइल रडार सिस्टम है, जिसकी पहली तस्वीर वायरल होने पर वॉशिंगटन डीसी तक चीन की मंशा को लेकर बहस तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन नया खलीफा बनने की चाहत रखते हैं। एर्दोआन मुस्लिम देशों के बीच अपनी धमक और असर बढ़ाना चाहते हैं। एर्दोआन की इस महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने में पाकिस्तान एक बड़ा बोहरा बन गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने आका चीन की तरह ही तुर्की के इशारों पर भी नाचने लगे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच नजदीकी लगातार बढ़ती जा रही है। एर्दोआन ने जब से तुर्की में सत्ता संभाली है, तुर्की ने दूसरे देशों के साथ साथ पाकिस्तान को भी हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। ऐसे में पाकिस्तान को लगता है कि तुर्की का सैन्य समर्थन मिलने से उसकी बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन क्या ये संभव है? देखिए इस रिपोर्ट में। विध्वंसक किलर ड्रोन, 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट, ऐसे ही घातक और जंग के मैदान में तबाही मचा देने वाले हथियारों को तुर्की दुनिया के कई देशों को बेचकर माला माल होता जा रहा है। तुर्की को आज दुनिया भर में ड्रोन पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। रूस यूक्रेन की जंग से लेकर नारगोनो काराबाख तक में तुर्की के ड्रोन ने तबाही मचाई। तुर्की पाकिस्तान को भी किलर ड्रोन से लेकर घातक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। दावे के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही परमाणु हथियारों से लैस है। चीन भी उसे पहले से ही अपने हथियार देता रहा है।
ऐसे में तुर्की से मिलने वाले फाइटर जेट और किलर ड्रोन को पाकर पाकिस्तान बौखला सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोआन जब पहली बार सत्ता में आए थे तब तुर्की का घरेलू उद्योग देश की रक्षा जरूरतों का 20% पूरा करता था। लेकिन आज तुर्की की सेना को 80% हथियारों की सप्लाई स्वदेशी कंपनियां कर रही हैं। तुर्की अपना युद्धपोत बना रहा है। वो 5वीं पीढ़ी के कान फाइटर जेट भी बना रहा है। तुर्की ने अपने इस फाइटर जेट को पाकिस्तान को भी ऑफर किया है। माना जा रहा है कि तुर्की ने अमेरिकी F-35 जेट की नकल करके इसे बनाया है। हालांकि तुर्की के हथियारों में बायरक्तार TB2 ड्रोन को उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इस ड्रोन के अलावा अपने दूसरे घातक हथियारों को तुर्की ने पाकिस्तान के अलावा मालदीव और संयुक्त अरब अमीरात को भी बेचा है। मालदीव ने बड़ी संख्या में तुर्की से खतरनाक ड्रोन TB2 खरीदे हैं। ये ड्रोन समुद्री निगरानी में काफी पावरफुल माना जाता है। दुनिया पिछले काफी समय से देख रही है कि तुर्की का एक घातक ड्रोन यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को सबसे ज्यादा 15% हथियार निर्यात किए हैं। उसके बाद कतर को उसने 13% हथियार सप्लाई किए हैं। वहीं पाकिस्तान को तुर्की ने 11% हथियार भेजे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने अलकायदा से लेकर अजरबैजान तक को हथियारों की सप्लाई की। अजरबैजान आर्मेनिया जंग में अजरबैजान को तुर्की से मिले बायरक्तार ड्रोन के दम पर नारगोनो काराबाख पर कब्जा करने में काफी मदद मिली। अब तुर्की की नजर अफ्रीका पर है, जहां वो अपने हथियारों को खपाने के लिए नए मौके देख रहा है। हथियार निर्यातक देशों में तुर्की अब सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और इजराइल से पीछे है। जानकारों का मानना है कि एर्दोआन खुद को इस्लामिक देशों का खलीफा बनाना चाहते हैं। ऐसे में वो दूसरे देशों को हथियार बेचकर अपने मंसूबे को पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। तुर्की न सिर्फ पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार दे रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र समेत वैश्विक मंचों पर एर्दोआन पाकिस्तान को हर मामले में खुलकर सपोर्ट करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।